नमस्कार। आज हम राष्ट्रपति का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर में हम अगली टॉपिक को पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में जो मैंने पढ़ा था, उसको आप पिछली वीडियो में देख भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता है। मैं इसको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको इसमें बार-बार मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जितने कार्य किए जाते हैं, ये शब्द आए तो आप उसमें कंफ्यूज न हो। ठीक है, तो दो शब्द हैं, एक है मंत्रिपरिषद, एक है मंत्री परिषद। ठीक है, एक है मंत्रिपरिषद और एक है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, देखिए दोनों में अंतर क्या है। अंतर बहुत ही मामूली सा है, बहुत खास नहीं अंतर है इसमें। और थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। मंत्री परिषद जो होता है वो ज्यादा मंत्रियों का समूह होता है। एक तरह से देखा जाए तो इसका दायरा बड़ा है। ठीक है, जितने इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक, और जितने इसमें राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, और जितने इसमें राज्य मंत्री तो होते हैं, लेकिन साथ में इनके लिखा होता है स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, साथ में इनके लिखा होता है क्या? स्वतंत्र प्रभार। ठीक, और एक होते हैं उपमंत्री, उपमंत्री। ठीक, अब थोड़े समझने वाली बात यह है कि ये मंत्री परिषद है। परिषद हमेशा बड़ा होता है, यानी ज्यादा मंत्रियों का आपके रहेगा। जैसे कोई परिषद बोले तो आप समझ जाइए कि इसमें सभी मंत्रियों की बात की जाएगी। इसमें कैबिनेट मंत्री भी होंगे, इसमें राज्य मंत्री भी होंगे, इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होंगे, इसमें उप मंत्री भी होंगे। अब एक कैबिनेट मंत्री क्या है? कैबिनेट मंत्री होते हैं कि कोई विभाग का ये प्रमुख मंत्री यही होता है। जैसे रेल मंत्री हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो विभाग है, विभाग का जो सबसे सर्वे सर्वा मंत्री है, सर्वे सर्वा व्यक्ति है, वही व्यक्ति जो होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक, अब राज्य मंत्री क्या होता है? अब कुछ लोगों को तो ये लगता होगा कि राज्य मंत्री मतलब प्रत्येक राज्यों में एक मंत्री। ऐसा कुछ नहीं है। ये राज्य मंत्री का मतलब हो गया कि एक तरह से अगर देखा जाए तो इनके सहयोग के लिए राज्य मंत्री की ही नियुक्ति की जाती है, कि जहां कैबिनेट मंत्री की वर्क ज्यादा हो और उस मंत्री को सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये हर विभाग में नहीं होते हैं। जहां का काम आसानी से कैबिनेट मंत्री देख लेते हैं, वहां राज्य मंत्री की नियुक्ति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आइए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में क्या अंतर है। जब जैसे ये राज्य मंत्री हैं, ये इनके ही अंडर में होकर काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री के। लेकिन स्वतंत्र प्रभार क्या होता है कि जहां कैबिनेट मंत्री का स्थायी मतलब कैबिनेट मंत्री का कहने का मतलब कि एक तरह से अवधारणा न हो, जहां कैबिनेट मंत्री की अवधारणा न हो, यहाँ जहां जब तक कैबिनेट मंत्री का नियुक्त नहीं किया कोई किया गया हो, वहां राज्य मंत्री ही स्वतंत्र रूप से काम करता है। लेकिन एक चीज है कि जब कैबिनेट मंत्री नियुक्त करते हैं तो फिर यही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार था, यही राज्य मंत्री में तब्दील हो जाता है और वह फिर इनके अधीन होकर के, कैबिनेट मंत्री के अधीन होकर के काम करने लगता है। ठीक है, उप मंत्री इन सभी के लिए सहायता के लिए माने जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री है, ये राज्य मंत्री हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और उप मंत्री हैं। ये इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली अगर देखा जाए, सबसे अधिक पावरफुल व्यक्ति कौन सा है, तो सबसे अधिक पावरफुल व्यक्ति कैबिनेट मंत्री ही है। ठीक है, अब आते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में केवल जो सबसे प्रमुख मंत्री होंगे। ठीक है, अधिकतर फैसले जो सरकार के लिए जाते हैं मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही लिए जाते हैं। वो इतने लोगों से पूछने की जरूरत ही नहीं। आप स्वाभाविक सी बात है, जब ये इनके अधीन ही काम कर रहे हैं, ये इनके अधीन ही सब काम कर रहे हैं एक तरह से, तो इसमें से मुख्य कौन सा है? इसमें से दो लोग मुख्य तरीके से आप देखेंगे अगर, तो दो व्यक्ति इसमें से, एक तो ये और एक स्वतंत्र प्रभार। जिस समय इनके ऊपर
कैबिनेट मंत्री नहीं रहता, उसमें स्वतंत्र प्रभार रहते हैं। तो ये दोनों पावरफुल है। तो मंत्रिमंडल में कौन आ गया? तो मंत्रिमंडल में आ गया, मंत्रिमंडल में आ गया केवल कौन से मंत्री? कहा गया कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्लस ये राज्य मंत्री, राज्य मंत्री आप लिख देंगे यहां स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। मोटा मोटा अगर कह लें तो जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं उन्हें मंत्रिमंडल में रखा जाता है, अन्य सभी मंत्री जो होते हैं साथ में वरिष्ठ मंत्रियों के सहित वे सारी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। हम इसलिए बता दिए कि आपको, आप तो जानते भी होंगे कि जितने भी राष्ट्रपति के कार्य किए जाते हैं वे मंत्रिपरिषद, कहीं शब्द आता है कहीं मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे किए जाते हैं। और इन सब का प्रमुख कौन होता है? तो वो कौन होता है इनका सबका प्रमुख? तो वो होता है प्रधानमंत्री। ये सभी मंत्रियों से प्रधान होता है, इसलिए इसका नाम प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि क्या मंत्रिपरिषद है, क्या मंत्रिमंडल है। ठीक है, अब आइए हम आगे समझते हैं जो मुख्य रूप से हमें आज पढ़ना था। हमने कल उस दिन जब बताया था कि कार्यकारी शक्तियों के बारे में, तो कुछ नियुक्तियां उसमें थी जैसे छूट गई थी। जैसे कि जब किसी क्षेत्र को अनुसूचित जात क्षेत्र घोषित करना है तो ये भी राष्ट्रपति का काम है। महिला आयोग की नियुक्ति, ठीक है, वित्त आयोग 280 जो बताया था। ठीक है, इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय परिषद है, जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो करता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, 263 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, और वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद में दिया गया है। इन सभी चीजों, इन सभी के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, इसके अलावा मेरे साथ जितने भी लगभग नियुक्तियां समझा दिया था मैंने, और इस तरह से ये टॉपिक पुराना वाला कंप्लीट हुआ था। ठीक है, आज हमें पढ़ना है, आज हम पढ़ते हैं कार्यकारी शक्तियां में नियुक्तियां वगैरह पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। क्या पढ़ेंगे आज हम? विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। ठीक है, अब देखिए विधायी शक्तियों में क्या है कि सबसे पहले हम अगर बात करें तो एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 85। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 85। क्या कहता है अनुच्छेद 85? अनुच्छेद 85 ये कहता है कि राज्य के जितने भी विधायी कार्य होंगे, राज्य का तात्पर्य यहाँ केवल एक राज्य से नहीं है, राज्य पॉलिटिकल साइंस में हमेशा एक राष्ट्र के बारे में बात करता है। तो कहने का मतलब जितने राज्य के कार्य होंगे वे सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। क्या कहता है कि जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये अनुच्छेद 85 नहीं, अनुच्छेद 77 है। ठीक है, ये अनुच्छेद 85 नहीं, 85 में भी हम बता रहे हैं, 85 ने 77 है, आर्टिकल 77 77 में। और 77 में यही कहा गया है कि राज्य के इसको आप सही कर लीजिएगा, अनुच्छेद 77 एक कंफ्यूज नहीं हमें, एकदम क्लियर है कि 77 में ही है। ठीक है, राज्य के सभी कार्य या सभी कार्यवाही का संचालन किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जितने भी 1977 में यही बात बताई गई कि राज्य के सभी कार्यवाही जो होती है वे सारी कार्यवाही किसके नाम से होती है? तो वो नाम तो राष्ट्रपति का ही होता है, क्योंकि वो जिस पद में बैठा है वह राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, हालांकि वास्तविक शक्तियां आप देख लिए कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में निहित है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में निहित है। लेकिन 77 में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि जब तक राष्ट्रपति का यहाँ हस्ताक्षर नहीं करते हैं आप, तब तक कोई भी कार्यवाही पूर्ण
नहीं मानी जाएगी और वो कार्यवाही तब तक अधूरी रहेगी, तब तक वह कानून का रूप नहीं ले सकती जब तक कि उस पर जो है राष्ट्रपति का नाम से उस पर हस्ताक्षर न हो। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम आगे आते हैं अनुच्छेद 85 में, क्या जो हमने पहले लिख दिया। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? अनुच्छेद 85 कहता है कि जो राष्ट्रपति का सत्र, जो राष्ट्रपति जो सत्र बुलाता है, इसे कहते हैं आह्वान का। मतलब इसमें दो बातें हैं, देखिए, ये है आह्वान, मतलब सत्र का आह्वान करना, आह्वान, ठीक है, आह्वान। अब यहां बुलाना लिख सकते हैं, ठीक है, किसको बुलाना? सत्र को, ठीक, सत्र को बुलाना प्लस, और क्या कर सकता है वो? सत्र को बुलाता भी है और सत्र का सत्रावसान भी करता है। हाँ, तो सत्र का सत्रावसान, ठीक है, मैंने बुलाने का काम और साथ में उस सत्र को समाप्त करने का भी काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब सत्र का सत्रावसान का मतलब क्या? सत्र के समाप्ति की घोषणा, सत्र की समाप्ति, कौन सी समाप्ति की घोषणा करना, घोषणा करना। ये घोषणा जो करता है राष्ट्रपति ही करता है। भाई जो सत्र चलते हैं, अगर आप जानते होंगे तो जैसे ये है बजट सत्र, बजट सत्र और ये हो गया आपका मानसून सत्र, मानसून सत्र, ठीक, मानसून सत्र, और ये हो गया शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। इन सत्र को सत्रावसान करना और सत्र को बुलाना, ये दोनों काम राष्ट्रपति का ही है। और राष्ट्रपति, ये बात आर्टिकल 85 में स्पष्ट की गई है कि वो सत्र को बुलाता है और सत्र का सत्रावसान करता है। और एक चीज जानने वाली क्या है कि जब वो सत्र बुलाता है तो सत्र के, लोकसभा के पहले सत्र के शुरुआत में वो क्या करता है कि भाषण देता है। वो क्या करता है? उस समय भाषण देता है या उस सत्र को संबोधित करता है, एक तरह से कहा जाए। जो नई लोकसभा का गठन होता है वो उसको संबोधित करता है, यानी नई लोकसभा, ठीक है, आप लिख सकते हैं नई लोकसभा में भाषण देना, ठीक है। बुलाएगा तो भाई केवल बुला थोड़ी लेगा, ठीक है, तो वो बुलाता है तो उसमें नई लोकसभा में वो भाषण देता है, अभिभाषण उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का। और ये चीज जो है जब नई लोकसभा का गठन होता तब होता है। और कब होता है? ये एक वर्ष, मतलब जो एक सत्र का जो अभिभाषण हो गया और उससे इसकी जो है सबसे न्यूनतम अगर देखा जाए तो 6 माह में, 6 माह के अंदर फिर सत्र को बुलाना जाना और उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूरी होता है। अगर यहाँ पर सत्र को बुला दिया गया हो तो फिर यहाँ से 6 माह के समय के अंतराल पर जो है फिर सत्र का जो है अधिकतम 6 माह का अधिक का समय नहीं होना चाहिए। 6 माह, कम से कम 6 माह तो होना है, वो 6 माह के अंदर बुला ही लेना चाहिए, ठीक है, और अभिभाषण हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 85 की चर्चा की, जिसमें देखा कि सत्र को बुलाना और सत्र को अवसान करना दोनों काम राष्ट्रपति का ही होता है, ठीक। अब 85 हो गया तो 86 में देख लेते हैं। 86 में क्या है? आर्टिकल 86 में क्या है कि अनुच्छेद 86, किसी भी सदन में अगर कोई विधेयक है जो लंबित है, काफी समय हो गया हो और वो विधेयक पास नहीं हो पा रहा हो, चाहे जो कारण हो, लोकसभा से हो रहा है तो राज्यसभा में लटक जा रहा है, या राज्यसभा से लाया गया तो लोकसभा में फंस गया, तो कोई विधेयक ऐसा है जो सदन में पास नहीं हो पा रहा हो, संसद में पास नहीं हो पा रहा हो, उसको पास करवाने के लिए राष्ट्रपति जो है 86 के तहत क्या करता है? एक बुलाता है, संसद को एक तरह से बुला करके उस पर चर्चा करवा करके और उस विधेयक को पास कराने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है।
अब आइए इसको जानते हैं क्या करता है कि राष्ट्रपति 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 संसद के किसी भी सदन में लंबित विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है या विशेष सत्र बुला लंबित, ध्यान रखिएगा, लंबित मतलब रुक गया हो, बुला सकता है। ठीक है, और क्या करता है जब बुलाते लेता है और वहां पर वो जो है उस बारे में अभिभाषण करता है और उस लंबित विधेयक को जो है उस लंबित विधेयक को वो पास करवाने का भी काम करता है। अगर दोनों को में गतिरोध हो गया है तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 108, अभी फिर चर्चा करेंगे हम, उसके तहत वो संयुक्त बैठक भी बुलाता है कि अगर किसी भी तरह का गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो सदनों को बुलाया जाए, दोनों सदन को, लोकसभा को राज्यसभा को, और उस पर जो है गतिरोध दूर किया जाए। यानी एक तरह से हम यहाँ केवल यही देखेंगे कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में लंबित विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है और उस लंबित विधेयक पर तुरंत चर्चा करवा के त्वरित निस्तारण उसका कर सकता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 86 में कही गई। ठीक है, और एक चीज तो और बता ही दिया गया 87 में ही जो अभी हम जो वही बता रहे थे कि सत्र के लोकसभा के नई गठन में और सत्र के प्रथम दिन पे, ठीक है, जो लोकसभा का गठन होता है तो जो न्यू लोकसभा बनती है उस न्यू लोकसभा में वो जो न्यू लोकसभा बनती है उसमें और प्लस वर्ष के प्रथम में ये चीजें जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति जो है एक तरह से अभिभाषण देता है और ये बात जो है कब कहाँ कही गई है, तो ये बात कही गई है आर्टिकल 87 में कही गई है कि सत्र के जो नई लोकसभा बनती है उसमें और कहा वर्ष के प्रथम सत्र में, ठीक है, जो वर्ष शुरू होता है उस वर्ष के जब 1 बजे से ये वर्ष शुरू हुआ तो इस वर्ष के प्रथम सत्र में जो प्रथम सत्र चलेगा उस प्रथम सत्र में राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना अभिभाषण देगा। ठीक है, अभिभाषण, ये चीज आप समझ ही गए हैं। बस आपको आर्टिकल थोड़ा ध्यान रखना है, ये मैंने पहले बताया लेकिन ये आर्टिकल 87 में कही गई ये बात। ठीक है, आर्टिकल 87 में बात कही गई है कि राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा जो नई लोकसभा का गठन होता है उसमें प्लस वर्ष के प्रथम सत्र में वह अभिभाषण देता है। ठीक है, ये बात 87 में कही गई है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 108, जो भी हम बता रहे थे कि किसी भी सत्र पर गतिरोध जब उत्पन्न होता है तो किस तरह से राष्ट्रपति लोगों को एक सामूहिक एक तरह से देखा जाए तो बैठक बुलाता है, वो कैसे होता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 108 को अगर आप देखेंगे, अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 की स्थिति कुछ ऐसी है कि कोई विधेयक ऐसा है जो कि अगर लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में जाके अटक जाता है, किसी भी कारण से उस पर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है या राज्यसभा में पास होता है लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों सदनों पर जब सहमति नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति को ये लगता है कि अब हमें हस्तक्षेप करना चाहिए और सदन जो ये विधेयक को पास करने में सफल नहीं हो पा रहा है, मैं उसमें हस्तक्षेप करके उस विधेयक को पास करवा सकता हूं क्योंकि वो राष्ट्र के हित का है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि दोनों सदनों का, दोनों सदन ही बोल देते हैं, सदन, हालांकि संयुक्त अधिवेशन बोल सकते, दोनों सदन ठीक है, लिख देते हैं आप क्वेश्चन में, कंफ्यूजन ना रहेगा। आप यहां लिख सकते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा
कि संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और किसी भी तरह का गतिरोध जो होता है वो आपस में दूर करता है। देखिए, जब बुलाता था, बुलाने का काम तो ये करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, ठीक है, तो बुलाने वाला काम तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन जब सदन का संयुक्त अधिवेशन चल रहा हो, संयुक्त अधिवेशन बुलाना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन बुला लिया गया तो ये नहीं कि अध्यक्षता भी वही करेगा, ठीक है। वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, स्पीकर ही करता है, और उस पर चर्चा होती है, और वो दोनों जो है उस पर, इस विधेयक पर कोई गतिरोध होता है तो उसको गतिरोध को दूर करवाया जाता है और वो कानून का रूप ले लेता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ऐसा है कि कुछ ऐसे विधेयक हैं जिसपे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, जैसे क्या सा संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। अब इस पे अगर आप बुला लेंगे राष्ट्रपति जी, तो एक तरह से देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये संविधान का ही उल्लंघन हो जाएगा कि संविधान का संशोधन विधेयक वो अलग अलग पास होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग वो पास अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक नहीं समझा जाता है, ठीक है। हाँ, ये चीज और इसमें ये चीज है कि अगर इसमें जो विधेयक आते हैं वो 2/3 से पास होते हैं, ठीक है, साधारण से नहीं। वो 2/3 एक तरह से देखा जाए तो वो विशेष बहुमत से पास होते हैं, ठीक है, विशेष बहुमत से पास होते हैं। जो संयुक्त अधिवेशन के लिए जो बैठक बुलाई जाती है वो और हमने चीज बता दिया कि यह विधेयक, मतलब ये चीज जो है कभी भी मतलब ऐसी स्थिति के लिए नहीं बुलाया जाएगा कि मतलब जहां पर संविधान में लिखा हो कि इसको जो है अलग अलग सदनों में पास होना जरूरी है, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया संविधान का कोई संशोधन विधेयक है तो उसको अलग अलग सदनों में पास होना जरूरी है। संयुक्त बैठक में जबरदस्ती आप पास नहीं करा सकते हैं कि इधर से भी और इधर से दोनों तरफ से पास हो जाए, उसमें अलग अलग दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। और इस तरह से हमने देखा कि ये विधेयक जो होता है ये क्या होता है और किस तरह से इसको पास करवाया जाता है। अभी तक अगर देखा जाए तो ये जो है संयुक्त अधिवेशन केवल 3 बार बुलाया गया। कब कब? पहली बार जब बुलाया गया तो 1961 में बुलाया गया, 1961 में बुलाया गया दहेज अधिनियम में, ठीक है, दहेज अधिनियम, ठीक, दहेज अधिनियम पर। दूसरी बार कब बुलाया गया? तो दूसरी बार बुलाया गया 1978 में बुलाया गया। 1978 में जो बुलाया गया वो बुलाया गया कब? बैंकिंग संशोधन अधिनियम पर। कब? बैंकिंग संशोधन अधिनियम पर, ठीक है। और तीसरी बार कब बुलाया गया? इसको सब जानते हैं, लगभग 2001-2002 में हुआ था ये बात। 2002 में कब बुलाया गया? पोटा के लिए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इस तरह से बुलाया गया, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के इन पर अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, बाकी सब पे लगभग सहमति अलग अलग ही बन जाती है। और इसमें बुलाया गया तो इसमें 2/3 से पास भी करवाया गया, ठीक है। तो इस तरह से देखा हमने कि संविधान संशोधन अधिनियम और कौन सा अधिनियम, और जो है धन विधेयक, हाँ, एक चीज और, धन विधेयक अधिनियम, जो धन विधेयक जो के संबंध में जो बिल पास होना होता है उस पे भी आप जो है अलग अलग आपको सत्र बुलाना पड़ेगा, संयुक्त अधिवेशन उस पे भी प्रावधान नहीं दिया गया, ठीक है। अब एक शक्ति और है विधायी शक्ति में, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 123, ठीक है। अब वही उलट दीजिएगा तो 213, 123 जो होता है क्या? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है,
क्या है? अनुच्छेद 1, 2, 3 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति, ठीक। अब इसी को उलट दीजिए तो 2, 1, 3 हो जाएगा 213 में, ठीक है। आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अब ये किसको है? तो ये राज्यपाल को है। किसको है? राज्यपाल को, ठीक है। ये केंद्र में है और ये राज्यों में है। क्या होता है अध्यादेश? ये एक तरह से एक आकस्मिक कानून है, ठीक है। क्या? अध्यादेश, जो अध्यादेश की बात कर रहे हैं, एक तरह से क्या है ये? आकस्मिक कानून है ये, ठीक है। ये अधिनियम की इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। ये जो है अधिनियम जो राज्यसभा में पास होता है, संसद में, अधिनियम के बराबर ही है ये। कौन सी? ये अध्यादेश। अध्यादेश जो है आपका, अध्यादेश अधिनियम के बराबर ही है। ये राष्ट्रपति करती है और संसद करती है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि इसकी समय सीमा थोड़ी कम कर दी गई है, लेकिन कितनी भी बार ये जारी कर सकता है। जब आप देखेंगे, जब सरकारें जब संविधान के एक तरह से संविधान को बांधना चाहती हैं या अपना जबरदस्ती का कानून लागू करना चाहती हैं, तो राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा देती हैं, ठीक है। जब सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है तो वो अध्यादेश लाती है, अध्यादेश पर अध्यादेश लाते चली जाती है और संसद को चलने की आवश्यकता ही नहीं है। उसी के अध्यादेश के क्रम में सारे कानून बनते जाते हैं। तो ये मतलब 6 माह के भीतर, हालांकि चाहिए कि अगर अध्यादेश जारी हो गया है, अगर ये अध्यादेश जारी हो गया है और अगर संसद का सत्र शुरू हो गया, तो शुरू होने के 6 माह के अंदर इसको जो है आपको इस पर सहमति देकर इसे कानून का रूप दे देना चाहिए। अगर नहीं देता है तो वो स्वतः समाप्त मान लिया जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर इसको 6 माह, मोटा मोटा कर देखें तो 7.5 माह इसकी अधिकतम अवधि है, ठीक है। 6.5 माह इसकी अधिकतम, 7.5 माह इसकी अधिकतम अवधि है। अगर ये अधिकतम पूछता है अगर आपसे है कि अधिकतम अवधि कितनी है, अधिकतम, तो ये 7 से 2 माह, ठीक है। 7.5 माह लगभग इसकी अधिकतम अवधि है। और ये एक तरह से कानून ही है, लेकिन इसके द्वारा जो है इसके द्वारा जितने भी एक तरह से कानून होते हैं वो जबरदस्ती का लागू किए जाते हैं। आप मोटा मोटा ये जान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज कुल मिला करके देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति की अन्य विधायी शक्तियां हैं। अब अन्य शक्तियों के बारे में, जैसे आपातकालीन शक्तियां हैं, ठीक है, राजनयिक शक्तियां छूट रही हैं, ठीक है, और कई सारी शक्तियां हैं, उसमें न्यायिक शक्तियां हैं, वो छूट रहा है। 3 सारी शक्तियों का हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।